प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए राजनीति विज्ञान विषय में प्रथम प्रश्न पत्र सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में चौथी इकाई में, जैसा कि फ्रांस के संविधान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, आज हम फ्रांस के पंचम गणतंत्र का संविधान या 1958 के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, योग्यताएं और उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, फ्रांस में पंचम गणतंत्र के संविधान से पूर्व 1946 में चतुर्थ गणतंत्र के संविधान को अपनाया गया था। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में ब्रिटिश संविधान की तरह पूर्णतः संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था और संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शासन की शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में थी तथा राष्ट्रपति एक नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान था। वह एक दुर्बल तथा शक्तिहीन राष्ट्राध्यक्ष था। चतुर्थ गणतंत्र का राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में एक संसद सदस्य क्लीमेंसू ने कहा था कि मैं आज एक थके मांदे हारे व्यक्ति को मतदान करने जा रहा हूँ। संक्षेप में यह कहा गया है कि ब्रिटेन का राजा राज करता है, शासन नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति शासन करता है, राज नहीं। लेकिन चतुर्थ गणतंत्र के राष्ट्रपति के भाग्य में न तो राज करना लिखा था और न ही शासन। अबेलांते ने चतुर्थ गणतंत्र के राष्ट्रपति को एकमात्र गुण नपुंसकता कहा है। लेकिन पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति की स्थिति और शक्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। फ्रांस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मेंड्रीज के अनुसार राष्ट्रपति एक अवंशानुगत राजा है जिसको ऐसी शक्तियां प्राप्त है जिससे वह वैधानिक रूप से अधिनायक बन सकता है। इसका तात्पर्य यही है कि पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति शासन का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति है। अब हम राष्ट्रपति पद धारण करने वाले व्यक्ति के बारे में, योग्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए विशिष्ट अर्हताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। कोई भी वयस्क फ्रांसीसी नागरिक राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़ा हो सकता है। चतुर्थ गणतंत्र में यह व्यवस्था की गई थी कि राजवंश के व्यक्तियों को छोड़कर 18 वर्ष से अधिक उम्र वाला कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए प्रत्याशी बन सकता था। राजवंश के बारे में ये कहा जाता है कि भूतपूर्व राजवंश बोर्गो, आर्लिन्स एवं लुई वंशज के व्यक्ति इस पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते थे। इसके अलावा पंचम गणतंत्र में भी राजवंश संबंधी ये प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी फ्रांस में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में पंचम गणतंत्र के संविधान में ज़्यादा कोई चर्चा नहीं की गई है। कार्यकाल, चतुर्थ गणतंत्र की भांति पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 7 वर्ष रखा गया है। वर्ष 2000 में जनमत संग्रह के बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल घटाकर 7 वर्ष से वर्तमान में 5 वर्ष कर दिया गया है। 23 जुलाई 2008 के संवैधानिक कानून के अनुसार अब राष्ट्रपति पद पर कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन अवधि से अधिक 35 दिन और कम से कम 20 दिन पूर्व होना चाहिए। चतुर्थ गणतंत्र की भांति यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो सीनेट का सभापति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद पर आसीन होगा, किंतु संविधान स्पष्ट रूप से उसे राष्ट्रीय परिषद को भंग करने तथा जनमत संग्रह विषयक शक्तियाँ प्रदान नहीं करता है।
आशय यह है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति इन दोनों महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। पदच्युति। संविधान के अनुच्छेद 68 में राष्ट्रपति को पदच्युत किए जाने का भी उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राजद्रोह के गंभीर मामलों में राष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। इसका आशय निर्णय संसद के दोनों सदन पूर्ण बहुमत से लेते हैं तथा इसका निर्णय हाईकोर्ट द्वारा होता है। संविधान के अनुसार फ्रांस का यह हाईकोर्ट संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गठित होता है। हाईकोर्ट का प्रमुख कार्य ऐसे अभियोगों का निर्णय करना ही है जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा पदच्युत किए जाने की जो व्यवस्था है। अब हम फ्रांस के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। पंचम गणतंत्र के अनुच्छेद 6 और 7 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुना जाता है। यद्यपि यह व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत की व्यवस्था से मिलती जुलती प्रतीत होती है। अमेरिका तथा भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन भी निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, तथापि निर्वाचक मंडल के गठन की प्रणाली अमेरिका तथा भारत की प्रणाली से भिन्न है। फ्रांस में अनुच्छेद 6 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित प्रतिनिधि होते हैं। सर्वप्रथम 1000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मेयर, 1000 से 2000 के बीच की जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मेयर तथा प्रथम डेप्यूटी मेयर, 2000 से 2500 जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मेयर, प्रथम डेप्यूटी मेयर तथा एक म्यूनिसिपल काउंसलर, 2500 से 3000 जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मेयर तथा प्रथम 2 डेप्यूटी मेयर। इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्येक प्रशासकीय इकाई की परिषद द्वारा होता है। समुद्र पार के फ्रांसीसी क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। फ्रांसीसी समुदाय के सदस्य राज्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी गणतंत्र तथा इन राज्यों के बीच समझौते द्वारा निश्चित किए जाने की भी व्यवस्था है। एक प्रत्याशी द्वारा प्रथम मतदान में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने तक वह चुनाव 2 मतपत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। पहले मतदान के बाद दूसरे रविवार को दूसरा मतदान होता है और उसमें 2 सर्वोपरि प्रत्याशी जिन्होंने सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं या अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद जो शेष रह गए हैं खड़े हो सकते थे। जब जनरल डिगाल दिसंबर 1958 ईस्वी में निर्वाचित हुए तो यह प्रथा नहीं थी। चुनाव के लिए इसमें एक सीमित निर्वाचक मंडल का विधान था, जिसमें डिप्टी और सीनेटर एवं स्थानीय अधिकारियों के प्रतिनिधियों का प्रचुर बहुमत था और 1958 ईस्वी में इस प्रथा की पर्याप्त आलोचना हुई। सन 1962 की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार अब संविधान में मौलिक चुनाव प्रक्रिया को नवंबर 1962 में राष्ट्रीय परिषद द्वारा बदल दिया गया है। तत्कालीन राष्ट्रपति डिगाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। डिगाल का यह मत था कि यदि राष्ट्रपति के पद को प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बनाना है तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन अपरिहार्य है और इस प्रकार अक्टूबर 1962 के जनमत संग्रह में इसे स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार 1962 के बाद अब राष्ट्रपति का चुनाव समस्त निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के बाद उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष घोषित नहीं किया गया है, किंतु संविधान द्वारा उल्लेखित उसकी शक्तियों का मात्र सामान्य अध्ययन हमें सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा देता है कि पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति देश की वास्तविक कार्यपालिका है। शासन की समस्त महत्वपूर्ण शक्तियां उसमें निहित है। उसकी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति या ब्रिटेन की महारानी या जापान के सम्राट के समान नाम मात्र की न होकर अमेरिका के राष्ट्रपति के समान वास्तविक है। संविधान में उसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता तथा संधियों एवं समझौतों के सम्मान का संरक्षक घोषित किया गया है। यह देखना कि संविधान को सम्मान दिया जा रहा है तथा सार्वजनिक संस्थाएं अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है, राष्ट्रपति का ही कार्य है। वह राष्ट्र का प्रतीक तथा शासन का वास्तविक प्रमुख है। संक्षेप में
पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति की शक्तियों की हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में ये लिखा गया है कि पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी तथा अध्यक्ष है। वह समस्त सरकारी उत्सवों तथा सरकारी सम्मेलनों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। वह गणतंत्र की जल, थल व वायुसेना का प्रधान है। उसको देश की एकता, अखंडता व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संधि करने के लिए संप्रभु बनाया गया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की नियुक्ति। चतुर्थ गणतंत्र में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के निर्माण की शक्ति संसद के हाथों में थी। नए संविधान में मंत्रिमंडल की नियुक्ति एकमात्र राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री के लिए अब यह आवश्यक नहीं है कि वह राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त व्यक्ति हो। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना। पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। परिवर्तित परिस्थितियों में मंत्रिमंडल की कार्रवाइयों पर राष्ट्रपति का प्रभाव निर्णायक हो गया है। नियुक्ति संबंधी कार्य। 1958 के संविधान की धारा 13 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बैठक में काउंसिल के सदस्यों, प्रीफेक्ट, समुद्र पार सरकार के प्रतिनिधियों, राजदूतों और विश्वविद्यालय के कुलपतियों आदि की नियुक्ति करता है। फ्रांस का राष्ट्रपति नियुक्ति संबंधी कार्यों में अमेरिका के राष्ट्रपति से भी शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट से करवानी आवश्यक है, जबकि फ्रांस में पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। स्वीकृत शक्तियाँ। पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति के पास स्वीकृत शक्तियाँ भी हैं, जिसमें वह मंत्रिमंडल के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 8, 11, 16, 18, 54, 56 और 61 में प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। वह स्वविवेक से भी निर्णय ले सकता है। विधायिनी शक्तियाँ या कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। विधि निर्माण के क्षेत्र में पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। सर्वप्रथम संदेश भेजना। अनुच्छेद 18 में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति कोई संदेश भेजना चाहे तो इस हेतु संसद का विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। अधिवेशन बुलाना। पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार विशेष अधिवेशन बुला सकता है। विधेयकों पर जनमत संग्रह करवाने का अधिकार संविधान की धारा 11 के अनुसार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति कुछ विषयों में किसी भी विधेयक को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव तथा दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव से विधेयक को जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है। उदाहरण के तौर पर 1962 में अनुच्छेद 11 में निर्धारित जनमत संग्रह के आधार पर अनुच्छेद 6 में संशोधन करते हुए राष्ट्रपति डिगाल ने राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हटाकर प्रत्यक्ष चुनाव करवाने के लिए संशोधन किया था। राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा दोनों सदनों के अध्यक्षों के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। ज्ञात रहे, राष्ट्रीय सभा के पुनर्निर्वाचन के 1 वर्ष के अंदर उसे भंग किया जा सकता है। संकटकालीन शक्तियाँ। पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार राष्ट्रपति को राष्ट्र की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता को यदि खतरा उत्पन्न होता है तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा में वह प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों तथा संवैधानिक परिषद से मंत्रणा करने के बाद ही आपातकाल लागू कर सकता है। आपातकाल के समय समस्त नेतृत्व व उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के हाथों में सुरक्षित है। उसके द्वारा लिए गए निर्णयों में प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है। आलोचकों का कहना है कि इस अधिकार से राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है और वह जनतंत्र के लिए खतरनाक है। न्यायिक शक्तियाँ। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है।
इस कार्य के लिए वह स्वविवेक से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। संविधान का रक्षक। ज़्यादातर भारत और अमेरिका में संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, लेकिन पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति ही संविधान का एम्पायर, मध्यस्थ और अभिरक्षक है। संविधान की धारा 5 के अनुसार राष्ट्रपति का ये दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि संविधान का सम्मान हो रहा है, सरकार की संस्थाएं और समुदाय ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति को संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति डीगाल ने इस अधिकार का बड़े मुक्त भाव से प्रयोग किया था। अब हम पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्थ गणतंत्र में फ्रांस का राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान था। वह एक नाम मात्र की कार्यपालिका था, इसलिए उसे मंत्रिमंडल तथा संसद का बंदी कहा जाता था। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ क्लीमेंसू ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बारे में कहा था कि मैं सर्वाधिक मूढ़ व्यक्ति के लिए मतदान करता हूँ। एक आलोचक के अनुसार राष्ट्रपति का पद खरगोशों का शिकार करने के लिए है, न कि राज्य का संचालन करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब 1958 के संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति पूर्णतः बदल गई है। पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति राज्यों का गौरवपूर्ण अंग तो है ही, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह शासन की वास्तविक बागडोर भी उसी के हाथ में है। पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति संविधान का रक्षक, मंत्रिमंडल और संसद पर उसका पूरा नियंत्रण हो गया है। मॉरिस थोरेज के अनुसार राष्ट्रपति को नए संविधान में 19वीं शताब्दी के सम्राटों से भी अधिक शक्तियां प्राप्त है। आज इतना ही। हमने फ्रांस के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, योग्यता और उसकी शक्तियों और कार्यों के बारे में चर्चा की। विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से दें ताकि उसमें संशोधन किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।